बंगलुरु की हलचल भरी सुबह में सूरज की पहली किरणें जैसे ही सूर्याटेक प्राइवेट लिमिटेड की कांच की दीवारों पर पड़ी, ऑफिस का गेट धीरे धीरे खुला। दरवाजे के ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे कदम रखते हुए भीतर आया। उसके बदन पर कंपनी का नया सुरक्षा गार्ड यूनिफॉर्म था, पुराना, हल्के से धूल सना हुआ, और उस पर सिलवटें साफ झलक रही थीं। उसका नाम टैग कहता था, रमेश। लेकिन सच यह था कि उसका असली नाम राघव मेनन था, सूर्याटेक का संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष। 5 साल पहले राघव मेनन को दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर बेटे और प्रबंधन समिति को कंपनी सौंप दी थी। लेकिन हाल के महीनों में कुछ फोन कॉल, कुछ ईमेल्स और एक वफादार पुराने कर्मचारी की चिट्ठी ने उसकी नींदें उड़ा दी थीं। कंपनी जहां कभी पारदर्शिता और मानवता का आदर्श थी, अब भ्रष्टाचार, भेदभाव और अंदरूनी राजनीति से ग्रस्त हो चुकी थी। राघव को भरोसा नहीं था जब तक वो खुद न देख लेता। इसलिए उसने खुद को बदल डाला, बिना किसी को बताए, अपने सबसे पुराने सहयोगियों की मदद से। वो अब एक नया सुरक्षा गार्ड था, जो बस एक कोने में बैठकर सब देखना चाहता था। पहले दिन का लंच टाइम था। कंपनी के 3rd फ्लोर के कैंटीन में भीड़ थी। प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित एरिया में राघव एक कोने में बैठा था, एक पुराना स्टील का थाली और उसमें ठंडी रोटी के टुकड़े। वो चुपचाप खा रहा था जब एक तीखी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। तुम होते कौन हो यहाँ बैठने वाले? ये एरिया गार्ड्स के लिए नहीं है। यह आवाज थी राजीव मल्होत्रा की, बिजनेस डिवीजन का प्रमुख, और कंपनी का वो चेहरा जो जितना चिकना सूट पहनता था, उतना ही तीखा स्वभाव रखता था। सब जानते थे कि राजीव को किसी की इज्जत करना नहीं आता। राघव ने उसकी ओर देखा, शांत, संयमित, लेकिन आंखों में एक पुराना सा दुहक। उठो यहाँ से, राजीव चिल्लाया, और पास रखा एक ग्लास पानी उठाकर सीधे राघव के ऊपर फेंक दिया। पानी का छींटा राघव की यूनिफॉर्म पर फैल गया। पूरा कैंटीन सन्नाटे में डूब गया। कुछ युवा कर्मचारी हक्के बक्के देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। राघव चुपचाप खड़ा हुआ, थाली को समेटा और वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और राजीव, वो फिर अपनी सीट पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी रात राघव कंपनी के सुरक्षाकर्मी क्वार्टर में अकेला बैठा था। कमरा तंग था, एक पुराना पंखा छत से लटक रहा था और एक दीवार पर कैलेंडर टंगा था, जिसमें लक्ष्मी जी की तस्वीर थी। राघव ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और लिखा, इंसान गरीबी से नहीं डरता, लेकिन जब इंसानियत खो जाए तब डर लगता है। अगर मेरी कंपनी में इंसान की इज्जत नहीं रही तो मुनाफा बेकार है। अगली सुबह वो गेट पर खड़ा था। उसकी नजरें हर आते जाते कर्मचारी पर थीं। कोई हंसते हुए आया, कोई फोन पर झगड़ते हुए, लेकिन किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी, जैसे वो दीवार का हिस्सा हो। 8:05 पर एक काली चमचमाती एसयूवी कंपनी के सामने रुकी। उसमें से राजीव निकला, चमकदार सूट, धूप के काले चश्मे और हाथ में मोबाइल। गाड़ी से उतरते ही उसने बेशर्मी से पान की पीक मुंह से निकालकर फुटपाथ पर थूकी और गेट के पास आ खड़ा हुआ। क्या अब इतने बुरे गार्ड्स रखने लगे हो तुम लोग? मेरी कंपनी की इमेज क्या होगी बाहर? राजीव ने कहा और अपनी रूमाल को उसकी तरफ फेंक दिया। फर्श साफ कर दो, वरना तुम्हें हटवा दूंगा। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसने रूमाल उठाया, फर्श पोंछा और धीरे धीरे वापस खड़ा हो गया। लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ दुहक नहीं था, वहां एक चिंगारी थी, एक निर्णय। उसने तय कर लिया था, अब वो केवल देखेगा नहीं, अब वो बोलेगा, और सही वक्त पर दहाड़ेगा। उस रात उसने अपनी डायरी में एक और पंक्ति जोड़ी, अब समय है परखने का और पहचानने का, कौन अपना है, कौन मुखौटा पहने हुए है। उसका सफर शुरू हो चुका था, एक गार्ड के रूप में नहीं, एक क्रांतिकारी के रूप में। एक बुजुर्ग आदमी जिसने अपनी आंखों से कंपनी बनते देखी थी, अब उसे बचाने चला था, बिना सत्ता, बिना पद, सिर्फ अपने विवेक और विवेकहीनों के सामने खड़े होने के साहस के साथ।
सूर्याटेक प्राइवेट लिमिटेड की इमारत जितनी ऊंची थी, उसकी बुनियाद उतनी ही कमजोर होती जा रही थी। राघव मेनन, अब रमेश के नाम से जाने जाने वाले सुरक्षा गार्ड, ने महसूस किया कि ऊपरी फ्लोर की चकाचौंध के नीचे एक ऐसा संसार बसा था जहां मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत अब केवल शब्द बनकर रह गए थे। वह जगह थी बेसमेंट, जहां तकनीकी स्टाफ, क्लीनर, ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड जैसे कर्मचारी दिनरात खामोशी से कंपनी को जिंदा रखे हुए थे। यहीं से राघव ने अपनी असली पड़ताल शुरू की। उसने तय किया कि वह केवल राजीव जैसे स्पष्ट भ्रष्टाचारियों को ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को समझेगा जो इस षड्यंत्र को पाल रहा था। हर रात जब सब कर्मचारी अपने अपने घर चले जाते, तब बेसमेंट में हल्की रोशनी में कुछ लोग अभी भी काम में लगे रहते। कुछ तकनीकी कर्मचारी जिनके कंप्यूटर पुराने हो चुके थे, फिर भी प्रोजेक्ट समय पर जमा करने की जिद में लगे थे। एक सफाई कर्मी, सीमा, जिसने अपनी तनख्वाह से खुद ब्लीचिंग पाउडर खरीदा क्योंकि कंपनी की सप्लाई खत्म हो चुकी थी। मेमो देने का क्या फायदा, सर? सीमा ने एक दिन कहा। सुनते तो है नहीं। पिछली बार शिकायत की थी, तो कह दिया गया, काम नहीं पसंद तो छोड़ दो। बाहर लाइन लगी है, तुम्हारी जगह लेने को। राघव ने बिना कुछ कहे उसका चेहरा देखा। थकी आंखें, झुका हुआ बदन, और फिर भी चेहरे पर वह आत्मसम्मान जो उसे हर दिन लड़ने की ताकत देता था। उसने महसूस किया कि ये लोग ही असली स्तंभ है कंपनी के, और उन्हीं को सबसे ज्यादा अनदेखा किया जा रहा था। रात के खाने के वक्त वह गार्ड रूम में बैठा था। एक पुराना ट्रांजिस्टर चल रहा था, जिसमें कोई भजन बज रहा था। बगल में बैठे नवीन, जो रात की शिफ्ट में गेट ड्यूटी करते थे, धीरे धीरे बातें करने लगे। भैया, कभी कभी लगता है ना, जैसे हम लोग दीवार में लगे पत्थर है। सब हमारे ऊपर चलता है, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ती। और ऊपर वाले, क्या वे समझते हैं? राघव ने धीरे से पूछा। नवीन ने हंसते हुए कहा, ऊपर वाले, उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट और पावर दिखता है, इंसान नहीं। अगले दिन सुबह ऑफिस का माहौल अलग था। नया क्लाइंट विजिट करने वाला था और पूरे ऑफिस को सजाया गया था। वहीं राघव ने देखा कि तकनीकी डिपार्टमेंट के बाहर 3 कंप्यूटर रखे थे, जिनके मॉनिटर टूटे हुए थे। वहां बैठे एक युवक से उसने पूछा, ये क्यों पड़े हैं यहाँ? सिस्टम स्लो है, सर। लेकिन नया नहीं मिलेगा। मैनेजर बोले, प्रेजेंटेशन सही बनाओ, बस दिखावे के लिए। काम कैसे होता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। राघव को यह साफ दिख रहा था कि कंपनी के भीतर एक गहरी खाई बन चुकी है, ऊपरी प्रबंधन और जमीनी कर्मचारियों के बीच, और इस खाई को भरने की कोई मंशा नहीं थी। उसी दोपहर बेसमेंट के एक कोने में 2 कर्मचारी फुसफुसा रहे थे। राघव ने ध्यान से सुना। तूने सुना? राजीव ने फिर से एक नया लड़का लाया है, अपने रिश्तेदार का बेटा। हाँ, और उसी के लिए अजय को हटाया गया है। बेचारा 5 साल से था यहाँ। राघव ने यह सब लिखा अपनी डायरी में। साथ ही उसने एक छोटा सा रिकॉर्डर भी लगाया था अपनी जेब में। वो अब केवल देखने सुनने की स्थिति में नहीं था, उसे साक्ष्य चाहिए थे। हर छोटी बड़ी बात, हर अन्याय अब दस्तावेज बन रही थी। कुछ ही दिनों में उसे यह भी पता चला कि राजीव केवल अहंकारी नहीं था, बल्कि सुनियोजित तरीके से अपने लोगों को ऊंचे पदों पर बैठा रहा था और निचले स्तर पर काम करने वालों की आवाज को कुचल रहा था। एक रात जब वो बेसमेंट में गश्त कर रहा था, उसने गार्ड रूम के पीछे एक छोटी सी गुफा जैसे कमरे में आवाजें सुनी। अबे तू क्या सोचता है? राजीव भाई के रहते कोई हमें निकाल सकता है? काम चाहे आधा हो या पूरा, बोनस तो पक्का है। और जो रिपोर्ट्स बदलनी पड़ती है, उसका क्या? वो ऊपर से आता है भाई, हम तो सिर्फ आदेश मानते हैं। राघव का हाथ रिकॉर्डर पर कस गया। अब वो जान चुका था कि मामला केवल बदसलूकी का नहीं है, यह भ्रष्टाचार का सुनियोजित जाल है। उसी रात अपनी छोटी सी टेबल पर बैठकर वह फिर से डायरी खोले बैठा था। बाहरी चमक के पीछे अंदर से सड़ चुकी है यह इमारत। अब समय आ गया है कि इस षड्यंत्र को उजागर किया जाए।
पर इसे अकेले नहीं किया जा सकता। मुझे और आवाजें चाहिए। सुबह जब कर्मचारी अंदर प्रवेश कर रहे थे तो राघव पहले से गेट पर खड़ा था। आज उसकी आंखें और तेज थीं। उसने चेहरे नहीं देखे, उसने चेहरों के पीछे छिपी कहानियां देखीं। कौन थका हुआ है, कौन मजबूरी में मुस्कुरा रहा है और कौन झूठी शान में लिपटा खड़ा है। और तब एक नई आवाज आई, साफ, दृढ़ और अपरिचित। गुड मॉर्निंग अंकल, आपने कल मुझे लिफ्ट में मदद की थी। राघव ने चौंक कर देखा, वो अन्या थी। वही लड़की जिसे उसने पहली बार देखा था जब राजीव ने बदतमीजी की थी। आज वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता छुपी थी। आपसे बात करनी है कभी, क्या मिल सकते हैं? उसने धीमे से पूछा। राघव ने सिर हिलाया। उसकी योजना अब एक नया मोड़ लेने वाली थी और अन्या शायद उसका पहला साथी बनने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक अन्या और राघव के बीच छोटे छोटे संवाद होते रहे, सीजियो में, सुरक्षा पोस्ट के पास या फिर कैंटीन की लाइन में। अन्या का स्वभाव बाकी कर्मचारियों से अलग था। उसमें एक सादगी थी, एक सजगता और शायद एक सवाल जो वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी। एक सुबह जब राघव गेट पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, अन्या धीरे से पास आई और कहा, अंकल, आज लंच में थोड़ा समय मिलेगा क्या? राघव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। दोपहर में वे दोनों बेसमेंट के एक कोने में बैठे। वहाँ शांति थी, कुछ बेंचें और दीवार पर लगे पुराने पोस्टर। अन्या ने बिना भूमिका के बात शुरू की। आपको पता है न, राजीव सर कैसे है? लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि उन्होंने मेरी माँ के बारे में जानकर मुझे धमकाया? राघव शांत रहा। उसकी आंखें अब और भी गहरी लग रही थीं। मेरी माँ कैंसर से जूझ रही है। मैं हर महीने उनकी कीमोथेरेपी के लिए छुट्टी मांगती हूँ। एचआर ने पहले तो समझा, लेकिन जैसे ही राजीव सर को पता चला, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, अगर तुम्हें इतनी छुट्टियां चाहिए तो घर ही बैठो। कंपनी को बेबी सिटर्स की जरूरत नहीं है। अन्या की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। और ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने कई बार मुझे देर रात तक अपने केबिन में बुलाया, फालतू के काम देने के बहाने। एक दिन तो उसकी आवाज रुक गई। राघव ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, न सहानुभूति के लिए बल्कि साहस के लिए। तुमने अभी तक यह सब किसी को बताया था एचआर को। लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो आरोप मत लगाओ, ये डिफेमेशन में आ सकता है। मैं चुप हो गई। तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग है? राघव ने पूछा। 2 छोटी रिकॉर्डिंग्स, लेकिन उसमें सिर्फ उनका लहजा है, सीधे शब्द नहीं। मैं डरती हूं कि कोई मानेगा नहीं। राघव ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, कभी कभी सच्चाई को साबित करने के लिए आवाज नहीं, नीयत काफी होती है। लेकिन अगर आवाज भी साथ हो तो असर और गहरा होता है। तुम्हारे पास जो है उसे संभाल कर रखो, और अगली बार रिकॉर्डर चालू रखने में देर मत करना। अन्या ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। अगले कुछ हफ्तों में राघव ने कई और कर्मचारियों से बात की, लेकिन किसी पर भी दबाव नहीं डाला। वह बस उनके दुख, उनकी निराशा और उनके संघर्षों को समझना चाहता था। उसे पता चला कि एक जूनियर अकाउंटेंट, सुदीप, पिछले 2 महीने से बिना ओवरटाइम के रात 9 बजे तक रुकता था। उसकी वजह, उसके मैनेजर ने कहा था, अगर प्रमोशन चाहिए तो डेडिकेशन दिखाओ। एक दिन राघव कैंटीन के बाहर बैठे सीमा को चाय पिलाते हुए देख रहा था। सीमा ने कहा, सर, मैंने अब शिकायत करना छोड़ दिया है। एक बार बोली थी कि झाड़ू पुराने हो गए हैं, तो सुपरवाइजर ने कहा, काम करने वाली औकात में रहो। मैंने तय किया अब चुपचाप काम करना ही ठीक है। राघव ने बिना कुछ कहे उसकी बात सुनी, लेकिन उस रात जब वह अपनी डायरी में लिख रहा था, उसने पहली बार गुस्से से कलम दबाई। चुप रहना अब एक आदत बन चुकी है यहाँ, लेकिन यही आदत एक दिन इस इमारत को गिरा देगी। दूसरे दिन वह तकनीकी डिपार्टमेंट के कॉमन एरिया में खड़ा था, जहाँ कुछ युवा कर्मचारी हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। यार,
सिस्टम इतना स्लो है कि सुबह शुरू किया काम शाम तक भी न हो। मत बोल भाई, कल मैंने खुद के पैसों से प्रिंटर के लिए पेपर खरीदे। एचआर बोल रहा था, बजट ओवर है। और जो मैनेजर का भतीजा आया है, उसके लिए नया लैपटॉप खरीदा गया अगले ही दिन। क्या फायदा मेहनत करने का। इन वार्तालापों में निराशा थी, लेकिन एक बुझी हुई चिंगारी भी। राघव को यकीन होने लगा था कि अगर इस चिंगारी को हवा दी जाए तो ये फिर से जल सकती है। एक शाम, जब बारिश की हल्की फुहार कंपनी की खिड़कियों पर बज रही थी, राघव बेसमेंट में एक पुरानी बेंच पर बैठा था। उसके सामने बैठा था करण मेहता, एटी डिपार्टमेंट का एक युवक जो हमेशा चुपचाप काम करता था। तुमने कभी सोचा कि ये सब कैसे ठीक होगा? राघव ने पूछा। करण ने हंसते हुए कहा, सर, यहाँ तो जो बोले वही ट्रांसफर हो जाता है, या फिर नौकरी से हाथ धो बैठता है। अगर कोई चुपचाप रिकॉर्डिंग करे, डेटा इकट्ठा करे और सही वक्त पर सबके सामने लाए। करण ने आंखें चौड़ी कीं। सर, आप गार्ड हैं या कुछ और? राघव मुस्कुराया, मैं वही हूं जो तुम्हें समझना चाहिए, एक देखता हुआ आदमी, जो चाहता है कि ये कंपनी फिर से वैसी बने जैसी मैंने कभी बनाई थी। करण एकदम शांत हो गया। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मेरे पास भी कुछ फोल्डर्स है, पुरानी मीटिंग्स के, कुछ संदिग्ध ईमेल्स के। मैं नहीं जानता इनका क्या करूं, लेकिन अगर आप सही है तो मैं मदद करूंगा। राघव ने सिर हिलाया। उसे पहला साथी मिल गया था। अगली सुबह अन्या फिर से गेट पर आई। इस बार उसकी आंखों में संकोच नहीं था। मैंने कल जो रिकॉर्ड किया उसमें शायद वो कह रहे हैं, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी माँ की मेडिकल क्लेम फाइल में रिजेक्ट करवा दूंगा। यह काफी है, राघव ने कहा। अब? अन्या ने पूछा। अब हम इंतजार करेंगे, राघव ने जवाब दिया, और लोगों को भी जगाएंगे। आवाजों का तूफान तभी उठता है जब एक आवाज खुद को अकेला न माने। उस दिन राघव ने अपनी डायरी में लिखा, दिल अब भी धड़क रहे हैं इस कंपनी में, बस डर ने उन्हें सुन कर रखा है। लेकिन अगर एक दिल बोलने लगे तो 100 और जागेंगे। और वही उसका अगला कदम था, इन सोते हुए दिलों को जगाना। दिन बदल रहे थे, लेकिन कंपनी की हवा में अभी भी वही पुरानी घुटन थी। कामकाज चलता रहा, मीटिंग्स होती रहीं और चुप्पियां बरती गईं। राघव मेनन अब गार्ड की ड्यूटी के साथ साथ गुप्त रूप से एक एक सत्य की परतें खोल रहा था। उसके पास अब 2 मजबूत सहयोगी थे, अन्या कपूर और करण मेहता। लेकिन उन्हें अभी और साक्ष्य चाहिए थे, और उससे भी ज्यादा हिम्मत चाहिए थी। एक शाम, जब कर्मचारी एक एक कर ऑफिस छोड़ रहे थे, अन्या अपने डेस्क पर बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में तनाव और होंठों पर सन्नाटा। वह जानती थी कि कुछ करना होगा, लेकिन कैसे और कब, इसका जवाब अभी उसके पास नहीं था। उसी रात की बात है। वह लिफ्ट से नीचे जा रही थी जब राजीव मल्होत्रा अंदर घुसा। वह अकेली थी, और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, राजीव ने अपनी वही पुरानी मुस्कुराहट के साथ पूछा, अरे अन्या जी, आजकल तो बड़ी बिजी हो गई है, ऊपर आने का टाइम ही नहीं मिलता। अन्या ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने फोन को धीरे से रिकॉर्डिंग मोड में डाल दिया। राजीव ने धीरे से एक कदम और आगे बढ़ाया। डरती हो मुझसे? या किसी और को जलन होगी अगर तुम मेरे केबिन में बार बार दिखो? सर, मैं सिर्फ अपना काम करना चाहती हूँ। अन्या की आवाज धीमी थी लेकिन कठोर। काम तो सब करते हैं, लेकिन जो थोड़ा अलावा करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। राजीव ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। लिफ्ट जैसे एक पल के लिए थम गई। अन्या की सांसें तेज हो गईं। उसने लिफ्ट के अगले पड़ाव पर उतरने का बहाना किया और तेजी से बाहर निकल गई। लेकिन इस बार उसके पास रिकॉर्डिंग थी, और डर से ज्यादा अब उसके अंदर गुस्सा था। उसने राघव से मिलने का समय मांगा। बेसमेंट के पुराने स्टाफ रूम में अन्या ने रिकॉर्डिंग सुनाई। राघव ने एक शब्द नहीं कहा। फिर उसने अपना पुराना फोन निकाला और एक खाली मेमोरी कार्ड उसमें डाला। इसमें ये रिकॉर्डिंग डाल दो, और एक कॉपी अपने पास भी रखो।
क्या आप इसे खुद सामने लाएंगे? अन्या ने पूछा। नहीं, राघव ने कहा। तुम लाओगी, लेकिन तभी जब तुम खुद को तैयार पाओगी और जब तुम्हें लगे कि अब और सहना उचित नहीं। अगले 2 दिन अन्या ने खुद को जांचते हुए बिताए। वह ऑफिस आती, काम करती और हर जगह राजीव की नजरें उसका पीछा करतीं। लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई तूफान शांत होकर अपनी दिशा तय कर चुका हो। इसी बीच करण ने भी एक नया खुलासा किया। सर, मुझे एक ईमेल मिला है राजीव और हमारी एचआर हेड दीपा रेड्डी के बीच का। उसमें वे एक महिला कर्मचारी की छुट्टियों की मेडिकल फाइल को खारिज करने की योजना बना रहे हैं। वजह? क्योंकि वो अक्सर ऑफिस पॉलिसी पर सवाल उठाती है। राघव ने ध्यान से ईमेल पढ़ा। इसमें साफ शब्दों में लिखा था, हमें प्रिया शर्मा जैसी वोकल कर्मचारियों को जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखाना होगा। मैं उसकी मां की मेडिकल रिपोर्ट को इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर रिजेक्ट करवा दूंगी। तुम बस उसके सुपरवाइजर से परफॉर्मेंस वार्निंग जारी करवाओ। यह एक और हथियार था। अब उनके पास राजीव की अनुचित हरकतों की रिकॉर्डिंग थी और दीपा के पक्षपात का सबूत भी। उस शाम राघव ने दोनों को बुलाकर कहा, ये लड़ाई अब सिर्फ एक बुरे आदमी के खिलाफ नहीं रही। ये उस पूरे सोच के खिलाफ है जो लोगों को डराकर चुप कराती है। तुम दोनों तैयार हो? करण ने सिर हिलाया। अन्या ने गहरी सांस ली और कहा, सर, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं खुद से और ज्यादा नहीं भाग सकती। अगले दिन राघव ने कंपनी के सुरक्षा कैमरा नेटवर्क से जुड़ने की योजना बनाई। करण की मदद से उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रूम की वीडियो फीड को बैकअप स्ट्रीम में रिकॉर्ड करना शुरू किया। उनका इरादा था जब अन्या अगली बार राजीव से सामना करेगी तो सब कुछ कैमरे में कैद होगा। लेकिन योजना से पहले ही राजीव ने चाल चल दी। उसने अन्या को शाम के समय अपने केबिन में बुलाया। कारण बताया, सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट पर चर्चा। अन्या ने करण और राघव को संदेश भेजा। करण तुरंत वीडियो फीड चालू कर चुका था। केबिन के अंदर राजीव ने फिर से वही लहजा अपनाया। तुम समझती क्यों नहीं, अन्या? तुम्हारे पास एक शानदार मौका है। मैं तुम्हें प्रमोट कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ की फाइल तो अगले हफ्ते ही पास हो जाएगी। बस थोड़ा सहयोग चाहिए तुम्हारा। सहयोग किस चीज का, सर? अन्या ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। मेरी जरूरतों का, मेरी टीम का हिस्सा बनने का और मेरा भरोसा जीतने का। राजीव की मुस्कान अब घृणित लग रही थी। मुझे खेद है, सर, अन्या ने कहा। मुझे आपकी टीम में नहीं रहना। मुझे आपकी इज्जत नहीं चाहिए। वह उठी, बाहर निकली और सीधे बेसमेंट चली गई। राघव और करण पहले से वहां थे। क्या रिकॉर्ड हुआ? उसने पूछा। करण ने सिर हिलाया। पूरा, सब कुछ। राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, अब यह तुम्हारे हाथ में है, अन्या। तुम चाहो तो कल इस ऑफिस को हिला सकती हो और तुम चाहो तो सब कुछ भुला भी सकती हो। अन्या चुप रही। फिर उसने कहा, मैं बोलूंगी, लेकिन मेरे साथ कोई खड़ा होगा न? राघव मुस्कुराया। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, लेकिन सामने तुम्हें ही खड़ा होना होगा। उस रात जब सब ऑफिस छोड़ चुके थे, राघव ने अपनी डायरी खोली और लिखा, अब चिंगारी जल चुकी है, बस सही हवा का इंतजार है। और मुझे यकीन है, ये हवा कल सुबह बहेगी। सूर्या टेक के दफ्तर की दीवारें चुप थीं, लेकिन उनके भीतर की दीवारों के पीछे अब बहुत कुछ उबल रहा था। ऊपर से सब सामान्य दिख रहा था, मीटिंग्स, रिपोर्टिंग, टारगेट्स और रूटीन चाय ब्रेक्स। लेकिन अंदर एक ऐसा तूफान आकार ले रहा था जो सही समय पर फूटने को तैयार था। अन्या अब अपने निर्णय पर अडिग थी। वह डर को पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन राघव जानता था, यह युद्ध केवल राजीव मल्होत्रा तक सीमित नहीं है। वह सिर्फ एक चेहरा था उस सिस्टम का, जिसकी जड़ें और भी गहरी थीं। एक दिन जब करण ने राघव को बेसमेंट में बुलाया, उसके चेहरे पर चिंता थी। सर, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो हमें खुद भी नहीं सूझ रहा कि क्या करें।
राघव ने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखा। करण ने एक पुराना फोल्डर खोला जिसमें ईमेल ट्रेल्स, फाइनेंशियल शीट्स और कुछ जिप फाइल्स थीं। ये क्या है? राघव ने पूछा। ये है विक्रम सिन्हा की डिजिटल छाया। विक्रम सिन्हा, कंपनी का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और एक समय में राघव का ही शिष्य। उसे राघव ने खुद ग्रूम किया था, कई जिम्मेदारियां सौंपी थीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विक्रम एक अलग ही रास्ते पर चला गया था, नफा नुकसान की गणना से संचालित और हर मानवीय मूल्य को त्याग कर। मैंने पिछले 3 महीनों के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया है, करण ने कहा। कुछ पेमेंट्स ऐसी कंपनियों को गए हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन ट्रेस नहीं है, और ये सब अप्रूवल विक्रम सर के लॉगिन से हुए हैं। क्या ये केस बना सकता है? राघव ने पूछा। अगर इसे सही से जोड़ा जाए तो ये साफ दर्शाता है कि कंपनी का पैसा योजनाबद्ध तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, और वो भी छद्मनामों के जरिए। राघव के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। विक्रम, मैंने तुझे एक सोच के साथ बहाया था, पर तू उस सोच का व्यापार कर बैठा। उस रात राघव ने अकेले ही पुराने फाइल्स और यादों में डूबकर खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये सिर्फ विक्रम की गलती है, या उसकी भी, जो इतने सालों तक आंखें मूंदे रहा? सुबह होते ही उसने करण से कहा, हमें यह जानकारी रोकनी नहीं है, इसे नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा, लेकिन पहले और सबूत इकट्ठा करो। ये सिर्फ नैतिक प्रश्न नहीं, कानूनी लड़ाई भी होगी। इसी बीच अन्या ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड की, एक छोटी सी क्लिप जिसमें उसने अपने अनुभव, संघर्ष और कंपनी में हो रहे अन्याय के बारे में बताया। मेरा नाम अन्या कपूर है। मैं सूर्या टेक की एक सामान्य कर्मचारी हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या भुगतना पड़ा है, और मैं चाहती हूँ कि अब कोई और न भुगते। करण ने उस क्लिप को एक सुरक्षित ड्राइव में सेव कर लिया और कहा, इसका असर होगा, लेकिन सही समय पर। हम पहले विक्रम की जड़ें उजागर करेंगे। एक और दिन बीता। राघव अब पहले से ज्यादा सतर्क था। उसे लगने लगा था कि कहीं न कहीं उनके प्रयासों की भनक ऊपर तक पहुंच चुकी है। और ठीक वही हुआ। एक दोपहर जब करण ने सिस्टम लॉग्स चेक किए, उसे पता चला कि कोई विक्रम का नाम क्लियर कर रहा था, ईमेल्स डिलीट हो रहे थे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बदल रही थी। सर, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए, करण ने कहा। अगर हमने ये फाइलें आज सुरक्षित नहीं की, तो कल सब मिट जाएगा। राघव ने तुरंत निर्णय लिया। करण को उसने कहा कि वह सारी फाइलें एक हार्ड ड्राइव में सेव करे और एक कॉपी खुद के पास भी रखे। इसी दौरान राघव ने अपने पुराने सहयोगी श्रीधर नायर, जो अब भी कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक थे, से गुप्त रूप से संपर्क किया। श्रीधर को सब बताना जरूरी था, राघव की पहचान, उसका मिशन और अब तक के सबूत। श्रीधर ने पहले तो चुपचाप सुना, फिर कहा, राघव, तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन तुम्हें पता है, यह लड़ाई अब केवल नैतिक नहीं रही, यह कानूनी और राजनीतिक दोनों है। मुझे कोई डर नहीं, राघव ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार न्याय सिर्फ शब्दों में न रहे। विक्रम और राजीव जैसे लोग सिर्फ इसलिए न बच जाए क्योंकि वे सिस्टम के खिलाड़ी हैं। श्रीधर ने सहमति जताई और कहा कि वह एक बोर्ड मीटिंग बुलाने में मदद करेगा, एक विशेष मीटिंग जिसमें सूर्या टेक के सभी बड़े शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर्स उपस्थित हों। राघव ने महसूस किया कि यह अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ राहत की सांस ली, एक और खबर आई जिसने सबको हिला दिया। करण का लैपटॉप ऑफिस से चोरी हो गया था। बेसमेंट में एक सफाईकर्मी ने देखा कि देर रात एक व्यक्ति, शायद कोई अंदर का ही, सीसीटीवी कैमरे से बचते हुए करण के डेस्क से लैपटॉप उठाकर चला गया। यह घटना अचानक सबको हिला गई। हमारे पास एक ही मौका था, करण ने निराश होकर कहा। सबूत, सब चला गया। लेकिन तभी राघव ने धीरे से कहा, नहीं, करण, असली सबूत अभी बाकी है। तुम्हारा विश्वास, अन्या की आवाज और मेरी आंखों ने जो देखा है, वो सब अब शब्द बनेगा। हम इसे शब्दों में ढालेंगे और इस इमारत की हर दीवार तक पहुंचाएंगे।
उस रात राघव ने डायरी में लिखा, तूफान के पहले की शांति सबसे खतरनाक होती है, लेकिन जब तूफान उठेगा तो कोई दीवार उसे रोक नहीं पाएगी। रात भर की तेज बारिश के बाद अगली सुबह सूर्याटेक की इमारत थोड़ी धुली धुली सी लग रही थी, लेकिन भीतर की सड़ांध वैसी की वैसी थी। करण का लैपटॉप चोरी हो जाना एक बड़ी हार जैसा लग रहा था। वो हार जो सिर्फ डेटा की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की थी जो अब तक राघव, अन्या और करण को जोड़े हुए था। करण के चेहरे पर निराशा थी। उसकी आंखों में खुद को दोष देने की पीड़ा झलक रही थी। सर, मुझसे चूक हो गई, करण ने कहा। मैंने सारी फाइलें उसी में रख दी थीं। हार्ड ड्राइव जो आपने दी थी, वो मैंने घर छोड़ दी थी। राघव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। चूक तब होती है जब इरादा कमजोर हो। तुम्हारा इरादा साफ था। अब बस हमें और सतर्क रहना होगा। लेकिन इस घटना के बाद अफवाहों ने दफ्तर की हवा में जहर घोलना शुरू कर दिया। कॉरिडोर में बातें हो रही थीं। सुना है, कोई अंदर से डेटा चुरा रहा था। कह रहे हैं, कोई गार्ड कंपनी के सिस्टम को हैक कर रहा था। हो सकता है वही गार्ड। नया आया है न, बुजुर्ग है, लेकिन कुछ गड़बड़ लगता है। राघव अब ऑफिस के लिए केवल एक सुरक्षा गार्ड नहीं रहा था। उसके पीछे अब सवाल उठने लगे थे। उसका देखना, सुनना, इधर-उधर घूमना अब संदेह पैदा कर रहा था। एक दिन एचआर हेड दीपा रेड्डी खुद बेसमेंट आई और सीधा राघव के पास पहुंची। मिस्टर रमेश, आपके खिलाफ कुछ स्टाफ ने शिकायत की है कि आप बिना जरूरत लोगों से पूछताछ करते हैं, डेटा के बारे में सवाल करते हैं और अनाधिकृत जगहों पर जाते हैं। राघव ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी किसी से जबरदस्ती नहीं की, बस बातचीत की है। ये ऑफिस है, कोई सामाजिक संस्था नहीं। यहाँ लोगों को उनके काम से ही आका जाता है, भावनाओं से नहीं। राघव चुप रहा। उसे पता था, यह हमला अब सीधा था। उसी शाम अन्या बेसमेंट में आई, घबराई हुई। सर, मेरी माँ की मेडिकल फाइल रिजेक्ट कर दी गई है। कहा गया है कि कागज अधूरे हैं, जबकि मैं सबमिट कर चुकी हूँ। और मेरी सैलरी में से एक अजीब सा कट भी किया गया है, पॉलिसी वायोलेशन के नाम पर। राघव ने गहरी सांस ली। ये वही लोग हैं जो डर से सत्ता चलाते हैं। जब कोई खड़ा होता है तो उसे तोड़ने की हर कोशिश की जाती है। क्या ये मेरी गलती थी? अन्या ने पूछा। कि मैंने सच बोला। गलती तब होती जब तुम चुप रहती, राघव ने जवाब दिया। उस रात तीनों, राघव, करण और अन्या, बेसमेंट में बैठे। एक पुराना कंप्यूटर, कुछ प्रिंटआउट्स और मोबाइल रिकॉर्डिंग्स के अलावा उनके पास अब कुछ नहीं था। लेकिन अब वे खुद एक हथियार बन चुके थे। करण ने धीमे स्वर में कहा, सर, हम अगर चाहें तो इन सब बातों को एक वॉइस क्लिप, एक वीडियो और एक छोटा सा ईमेल बनाकर पूरे स्टाफ में भेज सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, राघव ने कहा, क्या हम इसके बाद इस ऑफिस में बचेंगे? तीनों एक दूसरे की ओर देखे। लंबा सन्नाटा। फिर अन्या ने कहा, सर, अगर हम डर से हार गए तो जो लोग हमें देख रहे हैं वे कभी उठ नहीं पाएंगे। राघव ने पहली बार अपनी जेब से एक पुराना पेन निकाला और डायरी में लिखा, जब डरने का कारण बड़ा हो तो लड़ने का साहस और भी बड़ा होना चाहिए। अगले दिन एक और झटका आया। राघव के नाम एक इन्वेस्टिगेशन लेटर जारी हुआ था, जिसमें लिखा था कि उसकी गतिविधियों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और अगले आदेश तक उसे नॉन ड्यूटी पर रखा गया है। इसका मतलब था सस्पेंशन। ये एक सुनियोजित हमला था। राघव ने पत्र पढ़ा और बिना कुछ कहे अपना यूनिफॉर्म तहकर एक बैग में रखा। कोई विरोध नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक नज़र दीपा रेड्डी और एक आखिरी बार ऑफिस की छत की ओर देखा। बाहर निकलते हुए उसे पीछे से आवाज आई, आप जो भी है, लेकिन आप कंपनी के नियमों से ऊपर नहीं है। राघव रुका नहीं, लेकिन बाहर लॉबी में उसे एक चुप खड़ा चेहरा मिला, प्रिया शर्मा, वही कर्मचारी जिसकी मेडिकल फाइल दीपा ने खारिज की थी। सर, मेरे पास भी एक रिकॉर्डिंग है, उसने कहा, उस दिन की
जब दीपा मैम मेरे बारे में राजीव से बात कर रही थीं, मैं कॉपी मशीन के पीछे थी। आप चाहें तो ले सकते हैं। राघव ने आंखों में एक चमक के साथ सिर हिलाया। धन्यवाद, प्रिया। अब समझो, तुम्हारी आवाज भी इस लड़ाई का हिस्सा है। उस रात सूर्या टेक की इमारत के बाहर एक आदमी बैठा था, यूनिफॉर्म के बिना, लेकिन आत्मा अब और भी सशक्त। उसने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी। वे सोचते हैं कि मुझे निकाल कर लड़ाई खत्म कर दी। उन्हें नहीं पता, अब लड़ाई हर उस दिल में है जो अभी भी धड़क रहा है। राघव के सस्पेंशन के बाद ऑफिस का माहौल पहले से भी अधिक सन्नाटे भरा हो गया था। कर्मचारियों के चेहरों पर डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी दिखाई देने लगी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने कोई परछाई पीछे छोड़ दी हो, जो हर कदम पर पीछा कर रही हो। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक चिंगारी जल रही थी, अन्या कपूर। जिस दिन राघव को ऑफिस से बाहर निकाला गया था, उसी शाम को अन्या ने अपने कमरे में बैठकर सारे रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट्स को एकत्र करना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसका हृदय दृढ़ था। करण मेहता अब कंपनी के भीतर रहते हुए भी बाहर हो चुके आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। दोनों के बीच हर रात कॉल पर रणनीतियां बनतीं। कैसे, कब और कहाँ सच को उजागर करना है, इस पर चर्चा होती। हमें किसी बड़े मौके की जरूरत है, करण ने कहा। ऐसा मौका जब सारे कर्मचारी मौजूद हों, कोई टाल मटोल न कर सके। इस हफ्ते की शुक्रवार मीटिंग, अन्या ने जवाब दिया। विक्रम सर और सारे बोर्ड मेंबर्स आएंगे। वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा है। करण ने तुरंत जवाब दिया, यही सही वक्त है। अगले 2 दिन अन्या ने तैयारियों में बिताए। करण ने राघव से मुलाकात की और उन्हें सब बताया। राघव ने धीरे से कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। अब तुम खुद उस ऊंचाई पर खड़े हो जहां से क्रांति शुरू होती है। शुक्रवार का दिन कंपनी का मुख्य सभागार भरा हुआ था। कर्मचारियों से लेकर विभागाध्यक्षों तक सभी आमंत्रित थे। स्टेज पर विक्रम सिन्हा, दीपा रेड्डी और राजीव मल्होत्रा के साथ साथ कुछ वरिष्ठ निदेशक बैठे थे। विक्रम ने अपना भाषण शुरू किया। हमारे प्रदर्शन ने इस साल बाजार में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हमारी ब्रांड वैल्यू, हमारे निवेशक और हमारी नीति सब मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तालियां बजीं। लेकिन तब भीड़ में से एक स्वर उभरा। अगर आपकी नीति इतनी मजबूत है, तो कमजोरों को कुचलने की जरूरत क्यों पड़ती है? सभी चौंके। अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, न ही क्रोध, केवल सच्चाई का साहस। मेरा नाम अनन्या कपूर है। मैं यहाँ सिर्फ एक अकाउंट असिस्टेंट नहीं हूँ। मैं उस व्यवस्था की गवाह हूँ जिसने मेरी माँ की बीमारी का मजाक उड़ाया, जिसने मुझे धमकाया और जिसने मेरे सहकर्मियों को चुप रहने पर मजबूर किया। विक्रम ने हंसने का अभिनय किया। ये कौन सा ड्रामा है? लेकिन अन्या ने बिना रुके अपना मोबाइल बाहर निकाला, एक ऑडियो प्ले किया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो तुम्हारी माँ का क्लेम रिजेक्ट करवा दूंगा। समझी? यह आवाज राजीव मल्होत्रा की थी, स्पष्ट, निर्विवाद। सभागार में सन्नाटा छा गया। उसके बाद अन्या ने करण द्वारा तैयार किया गया एक वीडियो प्रोजेक्टर पर चलाया। स्क्रीन पर सुरक्षात्मक कैमरे की फुटेज चली। राजीव का व्यवहार, दीपा के ईमेल्स और विक्रम की अप्रूव की गई संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब कोई बोल नहीं रहा था। दीपा ने उठकर वीडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन करण पहले से तैयार था। उसने ऑटो लूप सेट किया था। आपको ये अधिकार किसने दिया? दीपा चिल्लाई। तभी सभागार के पीछे से आवाज आई, उसे वो अधिकार हमने दिया जिनके साथ अन्याय हुआ है। वो आवाज राघव मेनन की थी। वो दरवाजे से भीतर आ चुके थे, सादे कपड़ों में, लेकिन गरिमा के साथ। मैं इस कंपनी का केवल संस्थापक नहीं हूँ। मैं उसका वो हिस्सा हूँ जिसने इसे मिट्टी से उठाया और अब फिर से उसे उसकी नींव दिखाने आया हूँ। बोर्ड मेंबर्स उठकर खड़े हो गए। कुछ ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राघव ने विक्रम की ओर देखा। तुमने मुझे कहा था, लेकिन तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया। और अब तुम्हारा नकाब उतर चुका है।
विक्रम के चेहरे पर भय था, लेकिन वह लड़खड़ाता स्वर लेकर बोला, मैंने जो किया, कंपनी को बचाने के लिए किया। अगर मैंने पैसे बाहर नहीं निकाले होते, तो हम इस मार्केट में टिक नहीं पाते। और जो लोग तुमने रौंद दिए, जिनकी आवाज दबा दी, वो किसकी कीमत पर हुआ? राघव ने पूछा। कोई जवाब नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपात मीटिंग की घोषणा की। सभा स्थगित की गई, लेकिन कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा थी। लोग पहली बार खुलकर बात कर रहे थे। कुछ ने आकर अन्य को गले लगाया, कुछ की आंखें भीग गईं। राघव ने बाहर आकर लॉबी में अन्य और करण के साथ खड़ा होकर कहा, आज तुम्हारे शब्दों ने कंपनी की आत्मा को फिर से जगा दिया है, लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। उस रात सूर्यातेक की इमारत के कोनों में हल्की सी रोशनी थी, जैसे दीवारों ने खुद एक लंबी नींद से उठकर करवट ली हो। राघव ने अपनी डायरी में लिखा, आज एक लड़की ने आवाज उठाई, और उसी के साथ 100 और आवाजें जाग उठीं। क्रांति वहां से नहीं शुरू होती जहां सब सुनते हैं, बल्कि वहां से जहां कोई पहली बार बोलता है। सूर्यातेक के इतिहास में पहली बार एक बोर्ड मीटिंग बिना किसी पूर्व निर्धारित एजेंडा के बुलाई गई थी। कंपनी के मुख्य सभागार में दोपहर के समय सभी निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख शेयरधारक उपस्थित थे। माहौल गंभीर था। कुछ चेहरे हैरान थे, कुछ असहज और कुछ तो बिल्कुल खामोश। राघव मेनन ने मंच पर खड़े होकर मीटिंग की शुरुआत की। मैं इस कंपनी का संस्थापक हूं, उन्होंने कहा, लेकिन आज मैं यहां किसी अधिकार के तहत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के तहत आया हूं। बगल में विक्रम सिन्हा बैठा था, चेहरे पर पुराना आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में छिपी घबराहट को कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। राघव ने एक एक कर प्रमाण सामने रखे, वित्तीय दस्तावेजों की अनियमितताएं, फर्जी कंपनियों को भुगतान, मानव संसाधन विभाग की मिलीभगत और कर्मचारियों के उत्पीड़न के सबूत। बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरेश भाटिया ने पूछा, ये सब आरोप क्या वैधानिक रूप से सिद्ध किए जा सकते हैं? राघव ने करण को इशारा किया। करण ने एक फोल्डर सौंपा, जिसमें सभी डिजिटल प्रमाण थे, ईमेल्स, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, वीडियो फुटेज और ऑडियो क्लिप्स। यह केवल आरोप नहीं थे, यह एक सच की परत थी, जिसे वर्षों तक छिपाया गया था। विक्रम अब भी चुप नहीं था। उसने उठकर कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ निर्णय कठिन थे, कुछ लेनदेन शॉर्टकट्स के जरिए हुए, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो कंपनी 3 साल पहले ही डूब चुकी होती। वह बोर्ड की ओर मुड़ा। हमने ग्रोथ हासिल की, मार्केट में रैंकिंग पाई, नए क्लाइंट्स आए। क्या आप उन परिणामों को झूठा कहेंगे? कुछ सदस्यों ने उसकी बात पर सिर हिलाया, लेकिन राघव शांत खड़े रहे। विक्रम, तुमने परिणामों को केंद्र में रखकर नीति तय की, और इस प्रक्रिया में तुमने इंसानों को, उनकी गरिमा को, उनके अधिकारों को कुचल दिया। क्या सफलता इतनी जरूरी है कि हम उसे पाने के लिए आत्मा को गिरवी रख दें? सभा में सन्नाटा था। अन्य ने पीछे से धीरे से कहा, सफलता वो नहीं होती जो बाहर चमकती है, सफलता वो होती है जिसमें भीतर चैन होता है। और इस कंपनी में चैन बहुत पहले ही मर चुका था। राघव ने अपनी बात जारी रखी। आज जो कुछ भी सामने लाया गया है, वो सिर्फ एक शुरुआत है। यह जांच का विषय है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंपनी का नैतिक ढांचा फिर से खड़ा किया जाए। हमें तय करना है कि हम किस ओर खड़े हैं, सत्य के या सिर्फ लाभ के। बोर्ड अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से राय मांगी। कुछ ने पूछा, क्या इन प्रमाणों की पुष्टि किसी बाहरी एजेंसी से करवाई गई है? करण ने जवाब दिया, सभी प्रमाणों की बैकअप कॉपियां स्वतंत्र सर्वर पर सुरक्षित है, और हम किसी भी स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट के लिए तैयार हैं। विक्रम ने अंतिम प्रयास किया। राघव सर, आप जानते हैं कि जब आपने मुझे इस कंपनी की जिम्मेदारी दी थी, तब हमारी वित्तीय स्थिति क्या थी? मैंने इस कंपनी को डूबने से बचाया। हाँ, कुछ समझौते किए, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि हम नैतिकता में इतने लीन हो जाए कि बाजार में टिक ही न पाए? राघव ने उसकी आंखों में देखा। अगर हमें टिकने के लिए हर साल कुछ आत्माएं कुर्बान करनी पड़े, तो उस बाजार में बने रहने का कोई अर्थ नहीं।
सभा में मौजूद कई वरिष्ठ अधिकारी इस उत्तर से आंदोलित हो उठे। श्री भाटिया ने घोषणा की, हम एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करेंगे। जांच पूरी होने तक श्री विक्रम सिन्हा को उनके सभी पदों और जिम्मेदारियों से निलंबित किया जाता है। विक्रम का चेहरा एक क्षण को सफेद पड़ गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह जानता था, अब बात उसकी नहीं, उसकी परछाई की थी, जो बहुत समय से हर दीवार पर दर्ज हो चुकी थी। बोर्ड मीटिंग समाप्त हुई। जब सब लोग बाहर निकले, तो लॉबी में कर्मचारियों की भीड़ जमा थी। सबको सब कुछ पता था। जैसे ही विक्रम बाहर आया, लोगों ने नजरें फेर लीं, और जैसे ही अनन्या, करण और राघव बाहर निकले, एक लंबा मौन खिंचा रहा, फिर ताली बजने लगी। ताली, जो सिर्फ समर्थन नहीं थी, वह ताली थी एक नई शुरुआत की। उस शाम अनन्या ऑफिस की छत पर अकेली बैठी थी। करण उसके पास आया। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। नहीं, अनन्या ने जवाब दिया, हम सब ने किया। और अब हमें एक नई संस्कृति बनानी है, जहाँ डर नहीं, भरोसा हो, जहाँ आदेश नहीं, संवाद हो। नीचे लॉबी में राघव खड़े थे, चुपचाप। उन्होंने अपने जेब से डायरी निकाली और लिखा, कभी कभी बदलाव के लिए बड़े फैसले नहीं, बल्कि साहसी सवाल चाहिए होते हैं। और आज इन सवालों ने इतिहास बदल दिया। विक्रम सिन्हा को उनके पद से निलंबित किए जाने के बाद सूर्याटेक में एक अस्थायी शांति सी छा गई थी। लेकिन ये शांति एक अधूरे वाक्य की तरह थी, जिसका अंतिम शब्द अभी बोला जाना बाकी था। कंपनी की प्रतिष्ठा को बचाने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए बोर्ड ने एक आपात निर्णय लिया। सूर्याटेक को एक कार्यकारी प्रमुख की आवश्यकता थी, जो कंपनी को अंतरिम रूप से संभाल सके जब तक नई नियुक्ति या पुनर्गठन न हो जाए। नरेश भाटिया और अन्य वरिष्ठ निदेशकों ने राघव से आग्रह किया कि वह अस्थायी रूप से अध्यक्ष पद संभालें। राघव ने मना कर दिया, मैं अब निर्णय लेने के लिए नहीं, निर्णय जगाने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग फिर से मेरी छाया में काम करें। अब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो उनके बीच से आया हो, जो उनके संघर्षों को समझे और जो इस बदलाव का चेहरा हो। बोर्ड ने पूछा, क्या आपके पास कोई नाम है? राघव ने सिर झुकाया, कुछ क्षण शांत रहे, और फिर एक नाम बोला, अनन्या कपूर। सभागार में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया। दीपा रेड्डी, जो अब भी अपनी कुर्सी पर बैठी थी, चौंक कर बोल उठी, एक जूनियर अकाउंटेंट, वह भी एक युवा लड़की, जो बस 1 साल से भी कम समय से कंपनी में है। उसी ने कंपनी को हिला दिया, राघव ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसने खामोशी को तोड़ा जब बाकी सब झुके हुए थे। जब नेतृत्व झुकता है, तब बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां कोई पहली बार खड़ा होता है। क्या उसमें अनुभव है? एक अन्य निदेशक ने पूछा। राघव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्या मुझमें अनुभव था? जब मैंने यह कंपनी शुरू की थी एक किराए के कमरे से। इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से बोर्ड के समक्ष रखा गया। कुछ ने संकोच जताया, कुछ ने समर्थन किया, लेकिन अंततः एकमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि अनन्या कपूर को कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा, पुनर्गठन की अवधि के लिए। राघव स्वयं अनन्या से मिलने बेसमेंट पहुंचे, जहां वह अपने टेबल पर बैठी कुछ पुराने पेंडिंग पेपरवर्क को निपटा रही थी, जैसे कुछ बदला ही न हो। तुम्हें पता है क्या हुआ? राघव ने पूछा। नहीं, उसने कहा। क्या हुआ? बोर्ड ने तुम्हें कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अनन्या चुप रही। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने राघव की ओर देखा, जैसे यह कोई मजाक हो। सर, मैं कैसे? मैं तैयार नहीं हूं। मैंने कभी टीम तक नहीं चलाई। और राघव ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इसीलिए तुम तैयार हो। जो कुर्सी को बोझ समझे, वही उसे संभाल सकता है। जो ताकत को डर से देखे, वही उसका सही उपयोग कर सकता है। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे से कहा, क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? अगर वे तुम्हारे काम को पहचानते हैं, तो जरूर। अगर नहीं, तो उन्हें समय के साथ सीखना होगा। अगले दिन एक औपचारिक घोषणा हुई। सभी विभागों के प्रतिनिधियों,
मीडिया प्रतिनिधियों और कर्मचारी समूहों के सामने एक प्रेस मीट बुलाई गई। राघव मंच पर खड़े हुए। मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व है, उन्होंने कहा, कि सूर्या टेक अब एक नई दिशा में कदम रख रहा है और इस नई यात्रा की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होगी जो सत्ता से नहीं, सेवा से प्रेरित है। मैं अनन्या कपूर को कार्यकारी प्रमुख घोषित करता हूँ। तालियां बजीं, लेकिन वह तालियां अभी भी संकोच से मिश्रित थीं। अनन्या मंच पर पहुंची, सरल सलवार कुर्ते में, बिना किसी मेकअप के, लेकिन आंखों में स्पष्टता थी। उसने माइक पकड़ा। पहली बार इतने बड़े मंच पर बोलने जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज डरी हुई नहीं थी। मैं जानती हूँ, मैं एक परंपरागत विकल्प नहीं हूँ, उसने कहा। न उम्र मेरे पक्ष में है, न अनुभव, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है और झेला है, उसने मुझे एक बात सिखाई है। कभी कभी नेतृत्व का मतलब होता है बस किसी का साथ देना जब वह टूट रहा हो। मैं आपसे यह वादा नहीं करती कि मैं हर निर्णय सही लूंगी, लेकिन मैं यह जरूर वादा करती हूं कि मैं हर निर्णय से पहले हर आवाज सुनूंगी। सभा में मौन था, और फिर पहली तालियां पीछे से आईं, फिर दाहिने कोने से, और फिर पूरा सभागार गूंज उठा। दीपा रेड्डी उठकर चली गई। कुछ अन्य वरिष्ठों ने भी सिर झुकाया और बाहर निकल गए, लेकिन बचे हुए लोग वो थे जिन्होंने कंपनी की आत्मा को जिंदा देखा था। उस शाम, जब ऑफिस खाली हो रहा था, राघव लिफ्ट के पास खड़ा था। करण पास आया। चाचा जी, अब आप वापस लौट जाएंगे क्या? मैं यहाँ सिर्फ देखने आया था, करण, राघव ने कहा। अब जो दिखा, वह पर्याप्त है। यह समय किसी नए युग का है। करण ने पूछा, तो क्या अब आप वापस कभी नहीं आएंगे? मैं हमेशा रहूंगा, राघव ने धीमे से कहा। शायद किसी और रूप में, किसी और कोने में, लेकिन जब भी जरूरत होगी, मैं यहीं मिलूंगा। उसी रात, राघव ने अपनी डायरी में एक अंतिम पंक्ति जोड़ी। उत्तराधिकारी चुनना सत्ता का निर्णय नहीं होता, यह भरोसे का उपहार होता है। और आज मैंने वह उपहार सही हाथों में सौंपा है। अनन्या कपूर के कार्यकारी प्रमुख बनने के बाद सूर्या टेक की इमारत जैसे फिर से सांस लेने लगी थी। दीवारों पर पसरा मौन अब धीमे धीमे संवादों में बदलने लगा था। कॉरिडोर में चलते कर्मचारी अब आंखें चुराने की बजाय एक दूसरे को देख मुस्कराने लगे थे। बदलाव सिर्फ संरचना में नहीं आया था, वह अब सोच में उतरने लगा था। पहला निर्णय अनन्या ने एक आंतरिक लोकपाल समिति बनाने का लिया, जिसमें प्रत्येक विभाग से प्रतिनिधि चुने गए थे। इसका उद्देश्य था हर कर्मचारी को एक मंच देना जहां वह बिना डर के अपनी बात रख सके। दूसरा बड़ा कदम था पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और एचआर फाइल्स की स्वतंत्र ऑडिट। अनन्या ने स्पष्ट किया, अगर हमें पुनः निर्माण करना है, तो पहले हमें अपने भीतर की दीवारों को खंगालना होगा। बोर्ड ने इस साहसिक निर्णय का समर्थन किया, और कुछ पुराने विरोधियों ने धीरे धीरे नई व्यवस्था को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसी बीच सरकारी जांच एजेंसियों ने विक्रम सिन्हा, दीपा रेड्डी और राजीव मल्होत्रा पर आधिकारिक रूप से केस दर्ज किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद सूर्या टेक की छवि मीडिया में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई, लेकिन इस बार आरोपों के कारण नहीं, बल्कि साहस और पारदर्शिता के लिए। टीवी चैनलों पर हेडलाइंस थीं। एक अकाउंट असिस्टेंट ने बदली एक दिग्गज कंपनी की किस्मत। सूर्या टेक, जहां एक लड़की की आवाज ने सत्ता को झुका दिया। मीडिया कवरेज से कंपनी को नई पहचान मिली। क्लाइंट्स की वापसी शुरू हुई और नए निवेशक भी सामने आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कर्मचारियों का भरोसा। एक सुबह अनन्या अपने केबिन में बैठी थी, जब करण वहां आया। तुम थकी नहीं? उसने पूछा। थकान से ज्यादा राहत है, अनन्या ने जवाब दिया। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ सच्चा बना रहे हैं। और भविष्य? करण ने पूछा। अनन्या मुस्कराई। भविष्य उन्हीं का होता है जो डर से नहीं, उम्मीद से जीते हैं। इसी दौरान राघव मेनन अब पूरी तरह से कंपनी से दूरी बना चुके थे। उन्होंने हिमालय की ओर एक छोटा सा आश्रम बना लिया था, जहां वे युवाओं को नेतृत्व और नैतिक निर्णयों पर मार्गदर्शन देने लगे थे। एक दिन एक युवा पत्रकार उनसे मिलने आया और पूछा, सर,
आपको कभी पछतावा हुआ कि आपने अपने ही बनाए साम्राज्य को किसी और के हवाले कर दिया? राघव ने मुस्कराकर उत्तर दिया, अगर कोई पेड़ अपने फल को बांटने से डरता है तो वह छाया देना भी बंद कर देता है। सत्ता नहीं, संस्कार ज्यादा टिकते हैं, और अन्य उस संस्कार का प्रतीक है। इधर कंपनी में अन्य ने हर महीने खुले संवाद नामक बैठक शुरू की, जिसमें हर कर्मचारी को मंच पर आकर अपनी बात कहने की आजादी थी। कोई हायरार्की नहीं, कोई डर नहीं। एक दिन तकनीकी विभाग के एक जूनियर इंजीनियर ने मंच पर आकर कहा, मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भी मंच पर बोल सकूंगा, लेकिन अब लगता है कि मेरी बात मायने रखती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सूर्याटेक अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी, न्याय का, संवाद का और विश्वास का। फिर एक दिन कंपनी की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन रखा गया। भव्य सभागार में देशभर के उद्योगपतियों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। स्टेज पर अन्या खड़ी थी, एक सादे नीले रंग की साड़ी में, आत्मविश्वास से परिपूर्ण। हमने एक लंबा सफर तय किया है, उसने कहा। हमने गलती की, गिरे, टूटे, लेकिन हमने स्वीकार किया, सुधारा और आगे बढ़े। यह जश्न सिर्फ उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का भी है। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चला, जिसमें कंपनी के सफर को दिखाया गया था, संस्थापन से लेकर संघर्ष और पुनर्जन्म तक। आखिरी सीन में राघव मेनन हिमालय के आश्रम से एक वीडियो संदेश भेजते हैं, अनन्या, तुम्हारा नेतृत्व मेरे सपनों से भी बेहतर निकला। तुमने सिर्फ कंपनी नहीं बचाई, बल्कि उसे नया जीवन दिया है। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हॉल में खामोशी छा जाती है, और फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगती है, पहले धीमी, फिर जोरदार। उत्सव समाप्त होता है। उस रात अन्य ऑफिस की छत पर खड़ी थी, वहीं जहां एक साल पहले वह और करण रात भर रणनीतियां बनाते थे। करण भी वहां आता है। क्या लगता है तुम्हें? करण पूछता है। हमने जो शुरू किया था वो पूरा हुआ। अन्य छत से नीचे शहर की रोशनी की ओर देखती है। नहीं, वह कहती है, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। अब हमें हर उस जगह पहुंचना है जहां अभी भी लोग चुप है, जहां राघव जैसे संस्थापक खामोश हो चुके हैं, और जहां अन्य अब तक खड़ी नहीं हुई है। करण ने सिर हिलाया। तो चलो शुरुआत करें। नीचे सूर्याटेक की इमारत में सारी लाइटें बंद हो रही थीं, लेकिन छत पर खड़े दो लोगों की आंखों में उजाला था। राघव की डायरी की आखिरी पंक्ति थी, एक दिन आएगा जब सच्चाई को किसी मंच की जरूरत नहीं होगी, वो हर दिल की धड़कन में बोल उठेगी। और उस दिन को लाने के लिए हमें बस शुरू करना होता है, कहीं से भी, किसी से भी।